Hello, my dear students. Once again, welcome back on this in this lecture. बच्चों, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पोलराइजेशन के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराया था वे ऑप्टिक्स के सेगमेंट में। आज उसी चीज़ को मैं वापस कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, मतलब उसका आगे का पार्ट बेसिकली। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसने भी नहीं देखा हो प्लीज देख लो लास्ट वीडियो, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के क्या क्या फायदे हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्यों हम कन्वर्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ ली थी। फिर से एक बार मैं एक सिंगल लाइन में बता दे रहा हूँ। अनपोलराइज्ड लाइट इज दैट लाइट व्हिच हैज मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। ये रिवीजन है हमारा, बस 2 मिनट में बताता हूँ। अगर लाइट सपोज इस तरह से चल रही है and particles of the transverse wave are vibrating this way, मतलब मल्टीपल प्लेन्स में अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है। बट अगर उसी को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी एक सिंगल प्लेन में चलने के लिए, मतलब किसी भी तरह से आप उसको मजबूर कर दो कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी 360 डिग्री में कोई भी एक प्लेन, तो वो बन जाती है अनपोलराइज्ड लाइट। और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिर्फ लाइंस दिखाते हैं एरोज, या तो फिर डॉट दिखाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, मैंने बता तो दिया आपको कि ये कन्वर्जन होता है अनपोलराइज का प्लेन पोलराइज लाइट में। सारे ब्रांड सनग्लासेस यही करते हैं, कार का विंडशील्ड भी यही करता है। तो जितने पोलराइजर टाइप के मटेरियल होते हैं वो अनपोलराइज को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं, और इससे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है। फाइन, और ये आपके आंखों को एकदम कूलिंग सा इफेक्ट देता है। चलो, ये तो हमने बता दिया, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं? एक अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करने का काम होता कैसे है? तो बच्चों, इसके दो तरीके हैं। या तो हम बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट को फॉल करें और लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ऐसा है कि आप इस लाइट को किसी सरफेस पे फॉल करो, लाइट उस सरफेस के अंदर एंटर करे और क्रॉस करके निकले, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो बाय द मेथड ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप इसको अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इस लेक्चर में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से हम एक लाइट को अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय साइंटिस्ट ब्रूस्टर, एंड उससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल लॉ भी उन्होंने बनाया, एंड दैट इज नोन एज ब्रिस्टल्स लॉ। तो इनडायरेक्टली आपको इस टॉपिक में मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या? ब्रिस्टल्स लॉ। तो लेट्स सी कैसे ब्रिस्टल्स लॉ ने या ब्रिस्टल ने एक अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट किया, और कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस उसको मिले, और वो मैथमेटिकल क्या रिलेशंस थे वो देखते हैं फटाफट। सो ब्रिस्टल दैट इज कॉल्ड, उसका जो लॉ है वो हेडिंग वही मैं दे दे रहा हूं, ब्रिस्टल्स लॉ। लेट्स सी व्हाट इज दिस ब्रिस्टल्स लॉ। सो ब्रिस्टल भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जो देखने में नॉर्मली एक ऑर्डिनरी ग्लास की तरह दिखता है। उन्होंने एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऑब्लिकली फॉल किया सरफेस पे। अनपोलराइज्ड लाइट ये है जिसका सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है, मैं बार बार याद दिला दूं। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो ऑब्लिकली सरफेस पे फॉल हो रही है। तो होगा क्या इसके साथ? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसके पहले तक, जब तक हमने हॉयगन्स थ्योरी नहीं पढ़ी थी, तब तक हम या तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते थे या तो रिफ्रैक्ट करते थे। लेकिन अब हम ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, करेक्ट? क्योंकि हमको हॉयगन्स वेव थ्योरी पता है, हमको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पता है, हमको बहुत सारी चीजें पता है। तो हमको पता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होने वाली है और मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी। और ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। डेफिनेटली पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड पार्ट विल बी रिफ्रैक्टेड बैक, दिस इन द सेकंड मीडियम, कुछ इस तरह से। अब ब्रिस्टल ने क्या किया, इन्होंने इस लाइट को मल्टीपल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलता है? एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूं यहां से, और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। भाई साहब ने क्या किया, काफी समय होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास, क्योंकि काम ही उनका ये एक्सपेरिमेंट करते रहना दिन रात। अब इस लाइट को वो मल्टीपल एंगल्स पे फॉल करेंगे, 0 से लेके 90 तक। उन्होंने 0 से लेके 90 तक हर एक एंगल पे लाइट को फॉल करके देखा, इसको अनपोलराइज्ड लाइट को। एंड देन ही फाउंड कि पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है, और हर एक एंगल पे उन्होंने इस रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के नेचर को स्टडी किया। व्हाट ही फाउंड कि 0 से लेके 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एंगल मिलता है जहां पे
ये जो लाइट है दैट इज रिफ्लेक्टेड वन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड व्हाइल दिस रिमेन्स पार्शियली पोलराइज्ड बोल सकते हो या फिर अनपोलराइज्ड ही रह जाती है, और ये तो ऑब्वियसली अनपोलराइज्ड लाइट है ही। बट ये होता कब है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब 0 से 90 के बीच में कोई एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पे आप लाइट को फॉल कर रहे हो, तो ये वाली प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली अनपोलराइज रहेगी या फिर पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है। बट उसके उस पर्टिकुलर एंगल के अलावा किसी भी एंगल पे आप लाइट फॉल करते हैं तो ये भी अनपोलराइज, ये भी अनपोलराइज, ये तो ऑलरेडी अनपोलराइज रहेगी। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऐसा। अब ये चीज उन्होंने मल्टीपल मटेरियल्स के साथ किया, सिर्फ कैल्साइट क्रिस्टल ही नहीं, नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्लास ले लो या डायमंड ले लो, जैसे अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया है। तो ही फाउंड कि जैसे जैसे मैं मटेरियल चेंज करता हूँ, हर एक मटेरियल के लिए वो एंगल भी चेंज हो जाता है। मतलब वो स्पेसिफिक एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। करेक्ट, पहली प्रॉपर्टी ये मिली। अब उस स्पेसिफिक एंगल को भाई साहब ने नाम दे दिया, क्योंकि बाकी सबसे कुछ अलग है ना उसके पास। इस लाइट, जब लाइट इस एंगल पे फॉल होती है तो लाइट प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस एंगल इज टेकन एज आईपी, जिसको उन्होंने नाम दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन पोलराइज में भी कन्वर्ट हो गई। प्लेन पोलराइज लाइट का हर एक का अपना फिक्स वाइब्रेशन होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो ही फाउंड दैट जो इस लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था वो ऐसा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस वे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑब्वियसली ये वाली अनपोलराइज्ड समझ के चलो आप इसको, ये अनपोलराइज्ड है और वो प्लेन पोलराइज्ड है। तो पहला प्रॉपर्टी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आईपी के बराबर होगा फॉर द गिवन मटेरियल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी। पहली प्रॉपर्टी ये मिली उनको। फिर जब ये सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग मटेरियल के साथ किया, जैसे मैंने बताया, तो आईपी का वैल्यू तो सबके लिए अलग अलग मिलता ही है, बट एक चीज वो कॉमन मिली सब में। कॉमन क्या था? कॉमन ये था कि जब ये लाइट प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होती है तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट हमेशा 90 बनता है। ये सिर्फ कैल्साइट क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी मटेरियल उन्होंने यूज किए, हर एक मटेरियल में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इज फाउंड टू बी 90 डिग्री। ये सब में था। चलो, तो अब इन सारी चीजों को आपस में कुछ थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी हमारा हुआ आईपी। क्लियर? ये वाली रे क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मिडिल वाला कितना? 90, वो फिक्स्ड है। एक सिंपल सी थ्योरी देखो, आईपी प्लस मिडिल वाला 90 और ये आर। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल आईपी प्लस मिडिल 90 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। होता है ना भाई? सिंपल सा मैथमेटिक्स है यार। आईपी प्लस 90 प्लस आर, तीनों मिलके 180 बनते हैं। चलो, यहां से आईपी प्लस आर इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हम ऐसे लिख सकते हैं, और आर इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी, ये लिख सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहां से एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ये रिलेशन मिला, r इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जहां पे भी रिफ्रैक्शन है हम वहां पे स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा देखो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एज यू नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो थोड़ा सा एक स्मॉल चेंज है, साइन ऑफ आईपी को आईपी रहने दो, आर को 90 माइनस आईपी कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस आईपी। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का अपना दिमाग लगा ले तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ आईपी बाय कॉस ऑफ आईपी। साइन आईपी बाय कॉस आईपी मतलब क्या? tan ऑफ आईपी। तो म्यू इक्वल्स टू क्या मिला? tan ऑफ आईपी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज ऑलवेज इक्वल टू tangent ऑफ इट्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इसी मैथमेटिकल रिलेशन को जब उन्होंने मल्टीपल मटेरियल के साथ किया तो वहां पे भी ये लॉ वेरीफाई हुआ कि इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके लिए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसके टेंजेंट के बराबर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर दैट गिवन मटेरियल। मतलब मटेरियल एक और एंगल दूसरे का नहीं,
जो मटेरियल है उसी का एंगल ऑफ पोलराइजेशन के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है हमेशा, एंड दिस मैथमेटिकल रिलेशन इज नोन एज ब्रियस्टर्स लॉ। इसी लॉ को उन्होंने नाम दे दिया ब्रियस्टर्स लॉ। यही है बच्चों, सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशन, ब्रियस्टर्स लॉ। सो व्हेनेवर लाइट फॉल्स एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में हमेशा एंगल 90 होता है, वो भी फिक्स्ड है, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू tan ऑफ IP, दैट इज व्हाट द ब्रियस्टर्स लॉ। होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज व्हाट सिंपली व्हाट वी से ब्रियस्टर्स लॉ। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो होप अब आपके माइंड में ब्रियस्टर्स लॉ को लेके कोई भी डाउट नहीं है। फाइन। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो, बार बार देखते रहो और लोगों से शेयर करते रहो, और अगले वीडियोस देखते मिलते रहे आपको फटाफट टाइम टू टाइम, इसलिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।